ठीक है। तो इसमें हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप पढ़ रहे हैं, जो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से करा रहा हूँ और बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन इसके बेस पे करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो जैसे हम लोग याद कीजिए क्लास 10 में पढ़े थे, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते थे, है ना। सर्कुलर लूप होता था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते थे ना, याद है? ऐसे इस तरह से याद आ रहा है? ठीक है, तो वहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग लाइंस ड्रॉ करते थे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी सर्कुलर लूप की वजह से, उसको कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे, उसका बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका एक सर्कुलर लूप है जिसमें एज पर एनसीईआरटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस लूप के से यहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो इसका एक्सिस है, ठीक है, जो इसका एक्सिस है, उस एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, ओके, और ये डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी ये डिस्टेंस x है। दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, यहाँ से P पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और इसका रेडियस जो है वो r है। तो एक्चुअली में इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालने के लिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, जैसे बायोट-सावर्ट्स लॉ में हम लोग लेते थे। सपोज इस पॉइंट पर एक हम लोगों ने मतलब डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लिया और इसमें क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईडीएल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस आईडीएल इज व्हाट, करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट। ओके, तो यहां से इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। डीएल लेंथ जो है, नहीं समझे, जो छोटा छोटा सा डीएल यहाँ पर, अगर क्योंकि यहाँ पर बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या होता है, लेंथ को हमने वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ होगा इस डायरेक्शन में, हर जगह पर वो अलोंग द टेंजेंट डीएल लेंथ का डायरेक्शन होगा। यस और नो? ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोगों को ये डीएल है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या किए थे हम लोग, जहां पर हम लोग लेंथ एलिमेंट लेते हैं और जहां पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग r लेते थे, याद है? सो दिस डिस्टेंस इज r। ओके, ये जो डिस्टेंस हो गया ये क्या होगा, r। ठीक, अब आप यहां से बाय ज्योमेट्री ये देख सकते हैं कि दिस r विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। अरे बस समझ में? ठीक है, अब हम लोग अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं छोटा सा, ठीक है, तो एट पॉइंट P छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I। हम लोग अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट वो लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन छोड़ दे रहे हैं, तो आईडीएल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब सबसे मेन बात आती है यहाँ पर, r तो हम लोग को चलो ठीक है पता चल गया, i भी है, dl भी है, सब ठीक है। मेन यहाँ एंगल क्या होगा, ठीक है, तो एंगल किसके किसके बीच लेते हैं हम लोग, ये डीएल एलिमेंट और r के बीच का एंगल। बायोट-सावर्ट्स लॉ में याद है ना, कि जैसे ये हमारा एक कंडक्टर था, डीएल हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, पॉइंट पी पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी डीएल और आर के बीच का एंगल हम लोग को निकालना है। ठीक, तो कितना एंगल आएगा मालूम, देखने में कैसा लग रहा है यहाँ,
ये एंगल आपको 90 लग रहा है देखने में, है ना, ठीक है। ये वाला 90 तो है ही है, तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 90 से ज्यादा है। ये एंगल होगा ना DL और R के बीच का, नहीं। सो इट शुड बी, ये यहाँ पर देखने में लग रहा है 90 से ज्यादा है, बट आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। सर्कल वो कोई तारा या फिर इससे समझ के देखिए, इससे आ जाता है। ये देखिए, सपोज मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, सपोज, ठीक है, दिस इज सर्कुलर कॉइल, ठीक। और इस पे हमारा जो करंट एलिमेंट है ये टॉप पोजीशन है, तो टॉप पोजीशन पे करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। और हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसके एक्सिस पे, ये एक्सिस है इसका, ठीक है। एक कोई और आ जाओ इधर, आ जाइए, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया, ओके। और ये DL का पेन लिया ना, ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, है ना, ठीक है। करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में रखो, ऐसे हो गया, ठीक है। और ये है आपका करंट एलिमेंट और उसके बीच का, ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये एंगल है करंट एलिमेंट और इसके बीच का एंगल, कितना दिख रहा है आपको बताइए? नहीं दिख रहा है? ऐसे ये एंगल बताना है ना, 90 नहीं लग रहा है देखने में, परपेंडिकुलर नहीं है, अरे बोलो। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये अलोंग द टेंजेंट और ये एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है या नहीं है? बोलिए, ठीक है। सो ये एंगल आपका 90 है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत समझ, ये एंगल कभी सबसे टफ है, यही बच्चे नहीं फील कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हुआ। तो दिस इज इन 3 डायमेंशन, नहीं क्लियर हुआ अभी भी? ये टेंजेंट और ये R है ना, तो टेंजेंट और R के बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर जो है थीटा कितना है? 90 डिग्री। दिस इज एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर, ओके। सो यहाँ से dB आपका क्या हो गया बताइए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा की जगह 90 है तो साइन 90 1 होता है और अपॉन R स्क्वायर, एग्रीड? ओके। अब हम लोग इसको अगर और चाहें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो DL क्रॉस R करेंगे, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगी, तो DL क्रॉस R आपको यानी कि एक ऐसा डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो DL के ऊपर भी और R के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया? DL क्रॉस R क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे A क्रॉस B हम लोग करते थे, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो A क्रॉस B करते थे तो क्या होता था? इसके ऊपर परपेंडिकुलर, नहीं, A और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, जो DL के ऊपर भी और R के ऊपर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। यस और नो? तो परपेंडिकुलर कैसे आएगा बताइए? तो ये देखिए, मान लीजिए सपोज ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, बोलिए। अरे ये DL और R आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल था ना, तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो ये इसको मान लीजिए कोई भी एक एक्सिस, ये वाला आपका एनसीईआरटी में बोला है इसको एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए, तो ये एक्स एक्सिस है ना, और ये जेड हो गया, ठीक है, ऐसा है ना एनसीईआरटी। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, किसी को भी मान सकते हैं, बट मैं एनसीईआरटी में जो है वही बता। चलिए, तो ये आपको देखिए, मान लीजिए ये सपोज ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है? सपोज इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, सपोज, ठीक है। और ये किसके एक्सिस के अलॉन्ग हो गया? इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो इस दोनों के ऊपर एक्स और जेड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। नहीं समझे आप?
कोई भी तीन लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो एक्स और वाई और जेड एक्सिस ही तो होगा, नहीं समझे? अगर मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस होगा। अभी आप ये मत सोचिए कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मैं बस इन तीनों की बात कर रहा हूँ। इसमें रेफरेंस मान लेते हैं कि ये जेड है और ये एक्स है, तो ये वाई होगा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो एक यानी कि किस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, डीएल क्रॉस आर, तो कुछ इस तरह से, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तीन वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, दिस इज व्हाट, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया डीएल वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये आर, ये डीएल। ये ऑनलाइन क्लास में ना इसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत अच्छा है कि ये सही टाइम पे आप लोग आए और इसको फील कर पा रहे हैं। वहां पे बस मैं ऐसे एंगल ऐसे घुमा घुमा के बोल देता ये 90 है, ये फील कर लो 90 है, बस खत्म। ये पॉसिबल नहीं है वहाँ, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा ही है, पूरा डायरेक्शन वाला समझाना होता है। तो देखिए ये एग्रीड है सब कोई, व्हाट इज दिस, डायरेक्शन ऑफ डीएल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर। अब इस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो डीएल क्रॉस आर करना है आपको, डीएल क्रॉस, देखिए यहाँ डीएल क्रॉस आर, तो डीएल से आर की तरफ जाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये देखिए डीएल क्रॉस आर परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से। तो यानी कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो, समझ आया, तो ऐसा, कोई दिक्कत, ये आर डीएल और ये डीबी, यस और नो? यस। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया ये डीबी ये होगा। एग्रीड? सबको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए कौन सा वाला आपको, अरे 3 डायमेंशन वही तो मैं समझा रहा हूँ। अब तुम बोलोगे अच्छा ये वाला और ये वाला तो एंटी पैरेलल दिख रहा है, थीटा 180 डिग्री हो गया, नहीं। देखिए ध्यान से, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यस और नो? ये और ये परपेंडिकुलर है, यस और नो? ठीक है, तो सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर टू ये परपेंडिकुलर टू ये परपेंडिकुलर टू ये, 3 डायमेंशनल है ना ये। तो बोर्ड पे कैसे दिखाऊं उसको, क्लियर है सबको? ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे हम लोग। तो एक हम लोग मान लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, इसका नाम रख देते हैं डीवी एक्स, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस होगा, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, डीवी एक्स। और जो परपेंडिकुलर होगा इसका नाम डीवी परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा था? ओके। अब देखिए यहाँ पर हम इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। सपोज थीटा ने इसको एक्चुअली में फाई मानना चाहिए, क्योंकि थीटा हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी ने यहाँ पर थीटा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, डायरेक्टली इसको थीटा लिया है। तो आप यहाँ पर इसको फाई मान लीजिएगा, ओके, इसको फाई मान लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसको जिक्र नहीं किया, बट समझाने के लिए आपको करना पड़ा मुझे, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 90 माइनस थीटा, यस और नो? ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है ना ये, तो ये कितना होगा, थीटा। अरे बोलो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक। और ये थीटा है, तो अगेन ये भी पूरा थीटा है, सॉरी 90 है, ठीक। तो ये हो गया 90 माइनस, ये थीटा हो गया, तो फिर ये वाला 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। बोलो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये आया समझ में सबको? ठीक है, तो ये थीटा है। तो डीवी एक्स जो हो गया है ना, फ्रॉम फिगर डीवी एक्स इज इक्वल टू, वी कैन से डीवी कॉस थीटा, बोलिए, एंड डीवी परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है दिस इज डीवी साइन थीटा, ठीक। इतनी बात समझ, ये सब
टफ बातें हैं, ठीक है, इस टॉपिक का। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बट ये सब चीजें समझना सबसे मुश्किल था। अब हम लोग आते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पूरे कॉइल की वजह से, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग एक एलिमेंट लेंगे ऐसा ही, ठीक है, ये करंट एलिमेंट, दिस इज डीएल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक, और सब कुछ हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ किए थे। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, इसकी वजह से, इस ड्यू टू लोअर वाले की वजह से, है ना, दिस इज ड्यू टू लोअर डीएल, ठीक, एंड दिस इज ड्यू टू अपर लेंथ एलिमेंट, ठीक है, अपर डीएल, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका भी फिर से दो कंपोनेंट होगा, इस डीबी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक डीबी परपेंडिकुलर डीबी साइन थीटा और एक डीबी एक्स। समझ आ रही बात। तो हर जगह पर ये डीबी एक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट है, डीबी साइन थीटा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, है ना। डीबी परपेंडिकुलर कैंसल्स थ्रू आउट दी कॉइल, है ना, या थ्रू आउट द ऑल डीएल एलिमेंट्स, ठीक है, यस और नो। यहाँ देखिए, यहाँ पर लीजिएगा एक करंट एलिमेंट इधर आएगा, यहाँ पर इधर आएगा, तो डायमेट्रिकली अपोजिट जो डीएल एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे का, सबका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सिर्फ कौन ऐड होगा, डीबी एक्स वाला, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं फ्रॉम फिगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा बताइए, ये थीटा है, ठीक, तो थीटा तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बोलिए। तो बेस इज व्हाट, आर बेस, और हाइपोटेनियस कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बोलिए ना। सो डीबी एक्स हमारा कितना हो गया बताइए, डीबी कॉस थीटा, तो डीबी हमारा कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखें, आर स्क्वायर को हम पूरा लिख दे रहे हैं, ये वाला, है ना, ये पूरा लिख देना, डीबी की जगह पे म्यू नॉट आई डीएल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कितना है थी, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। ये हो गया एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो हम लोग को क्या चाहिए, पूरे कॉइल का चाहिए, तो एक एलिमेंट का निकाल के फिर उसको पूरे लेंथ एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। नहीं समझ आया, एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से निकाला, हाँ, अब फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये छोटा सा डीएल इस सब का कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके कहां तक, जीरो से लेके इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से जो एंटायर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ये आ रहा है विजिबल एरिया में आ रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, ये क्या होगा, डीबी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डीबी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, कहां से कहां तक करेंगे भाई, 0 से लेके 2 पाई आर तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा बताइए, 3/2, ठीक। सारी चीजों को बाहर कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ कौन वेरिएबल है यहाँ, डीएल, तो डीएल को हम बाहर कर देते हैं, अंदर रखते हैं, बाकी सबको बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन पे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 0 से 2 पाई आर, ओके। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल
dx का इंटीग्रेशन x, तो dl का इंटीग्रेशन l, और उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। देखिए ना, dl का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई आर तक, तो l हो गया, l को कैसे करेंगे, 0 से 2 पाई आर, अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या हो गया 2 पाई आर। समझ गए? तो इस पूरे की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर आई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो क्या बन गया, विजिबल है? ये हो गया कितना, 2 को हटा दें, 2 को हटा देते हैं, ठीक है, पाई को भी हटा देते हैं, ठीक। ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, और इस रिजल्ट को भी हम लोग याद रख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई खत्म हो गया, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। So this is very important result, ठीक है, क्लियर है? V equals to म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन अ एक्सिस, ऑन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक। अगर हम चाहें कि इसमें इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, नो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहिए बताइए, एट सेंटर ऑफ लूप कितना होगा बताइए, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, सेंटर पे निकालना है, ये पॉइंट पी को सेंटर पे लाएंगे तो किसको हटाएं, क्या करें, एक्स को 0 कर देंगे ना, ये एक्स इज रिड्यूसिंग 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 एंड बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यस और नो? So this यानी कि x पुट x इक्वल्स टू 0, आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट कीजिए, ध्यान दीजिए इधर कैलकुलेशन, आर स्क्वायर ये खत्म 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, आर क्यूब, नहीं समझा? ये खत्म हो गया, इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, आर क्यूब, ऊपर क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, क्या हुआ, एक आर, नीचे बचेगा, ऊपर कुछ नहीं, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर नहीं है ऊपर 2, और यहाँ से क्या बचा है, आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन खुद से करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन, ठीक, ओके। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव करके आपको बताएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कैसे आया, ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर बाकी क्वेश्चंस वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है।